तो यहाँ से जो है ये जो टॉर्क है, ये तो टॉर्क आपका डायरेक्ट आ गया, जो है कपल हो गया। एंड बट अ रेस्टोरिंग टॉर्क इज आल्सो एक्टिंग इन द वायर। जो ये टॉर्क इसके अंदर जो रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, ये क्या करता है, जो ये इनके फोर्स के कारण जो कपल लगा के उसको घुमाता है वायर को, तो उसके वायर के अंदर एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। एंड दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्वेप्ट बाय द मास रॉड सिस्टम। इसने कितने एंगल स्वेप किया, तो जितना ऐसा एंगल स्वेप करेगा उतने एंगल से वो वायर क्या होगा, घूम जाएगा, उतना एंगल थीटा घूम गया। तो देन दिस रेस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉरिजन कांस्टेंट कप्पा इंटू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, now from equation 2 and 3 we get क्या मिल गया हमें, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर इंटू L इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू थीटा। ठीक है, यहां से आपने ये इक्वेशन पा लिया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आपको थीटा की वैल्यू पता होती है, टॉरिजन कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, L पता होता है, ये दोनों मास पता होता है और ये डिस्टेंस पता होता है। बच गया अननोन, क्या बचा, कैपिटल G। तो सबको राइट साइड भेज देंगे और इस G की वैल्यू जो हमने निकाला, तो नाउअडेज जो G की वैल्यू चल रही है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो है आजकल रनिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कैवेंडिश ने जो है उस कैपिटल G की वैल्यू को बताया। तो मतलब एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहले उन्होंने क्या लिया, अच्छा मैंने ये तो डिस्कस किया नहीं कि इस मिरर का क्या काम है। तो ये जो है, जो ये इसमें जो टॉर्क लगता है, अब ये टॉर्क ऐसे इतना थोड़ी लगता है कि पूरा ऐसे घुमा दिया, घूम गया, क्योंकि जो आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब ये कंपेयर किया जाता है 32 प्रोटॉन के बीच में 10⁻39 टाइम्स लेस होती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है 10⁻43 टाइम्स लेस होती है। इसका मतलब ये फोर्स बहुत ही कम होता है। तो इन दोनों मासेस के बीच में जो ये फोर्स लगेगा बहुत ही लेस वैल्यू होगी। तो ये कितने एंगल से स्वैप होगा, बहुत ही लेस वैल्यू से, बहुत ही स्मॉल एंगल थीटा से ये ऐसा स्वैप करेगा। तो ये हमें पता नहीं चलता कि ये घुमा कि नहीं घुमा जो है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब अगर मान लीजिए ऐसा मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे मिरर लगी हुई है। अब अगर आप देखें, यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ी और ये जरा सा भी इधर से उधर हुआ, तो अगर मैंने उसका फोकस थोड़ा दूर रखा है, तो ये जरा से एंगल से अगर 1 डिग्री से भी स्वैप होगी, तो जो बहुत दूर पे हमने उसका फोकस रखा है वो कुछ तो भी सेंटीमीटर से ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता था कि अच्छा हाँ, ये जो है इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लगा, जिसके कारण एक कपल क्रिएट हुआ और ये घूम गया। तो ये हम लोग ऐसा पता कर लेते थे वहां से कि ये इतने एंगल से, या आप भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इतने एंगल से। अब अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई तो वहां से एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से जो है हम लोग वो एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से G, ये दोनों मास पता ही है, D की वैल्यू पता रहती है, L पता रहता है, कप्पा हमें जो है पहले से जो है वायर की दी गई होती है, थीटा की वैल्यू जो है वहां से पता कर लिया और G की वैल्यू निकाल दिया। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ने जो है कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट करवा दी जो है। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट करें जो है। ठीक है, ये जो है किसी साइंटिस्ट का जो है डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट था विथ मैथमेटिकल था। तो आपके मन में कभी कभी आता है ना जो है कि आखिरकार रिसर्च क्या होता है, तो ये रिसर्च है, ये किसी का एक जो है रिसर्च पेपर है, थीसिस है जो है, जिसने जो है रिसर्च किया। और उसने इतना ही नहीं बताया, उसने बहुत सारी बातें बताई होंगी, उस समय के लिए तो बहुत ही नई होंगी, लेकिन आज के डेट में आपको बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारा मैथ आता है, बहुत सारा वैसे भी आपको
और भी साइंस आता है जिसकी हेल्प से आपको बस इतना भी अगर हिंट मिल गया तो आप बिल्कुल समझ जाते हो कि आखिरकार उसमें क्या है। तो हो गया, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे केपलर्स लॉ पे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो है केपलर्स लॉ। तो जो केपलर लॉ है, केपलर कौन है? जॉन केपलर 1571 टू 1630। जॉन केपलर ने बताया फर्स्ट लॉ में कि सन इज एट रेस्ट एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपने ईयर तो सुन ही लिया जो है 1500, मतलब 1571 में तो इनका जन्म हुआ होगा और 1630 तक ये जो है इनका मतलब जीवन रहा। तो उतने में इन्होंने जो है बहुत कुछ कर दिया। जो है आप देखें तो केवल बहुत ही कम जिए एक तरीके से, कितना 60 साल में ही जो है अमर हो गए। तो जॉन केपलर का जो है केपलर थर्ड लॉ, तो अभी है केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब उसमें इनका फर्स्ट लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के भी नाम से जानते हैं। अब जो ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हुआ, तो इन्होंने बताया कि सन, एक्चुअली सन इज एट रेस्ट एंड ऑल प्लैनेट revolve around the sun in an elliptical orbit. All planets revolve around the sun in an elliptical orbit. तो यहां से देखिए जो है जरा सा एक डायग्राम, ये इसका यहां पर दो फोकस हम लोग कंसीडर करते हैं, S1 और ये फोकस H2, और यहाँ पर हम लोग जो है एक थोड़ा सा जो है फिक्स चीज़ें लेते हैं ताकि आपको जो है पूरे फिजिक्स में एक ही डायग्राम से बार बार कंपेयर करके बातें बताई जा सके। तो ये पॉइंट है जरा सा जो है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है A, और जो भी आपको मन में आए ये B, और यहाँ पर ये C, ABC, और ये P और ये, अच्छा ये S1 और ये S2। इसका मतलब कि इसके किसी एक फोकस पे अपना क्या होता है? सन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेजिन कर लूँ भाई ये यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? सन हो गया। ठीक है, ये अपना सन हो गया। और इसके अराउंड जो वो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लैनेट, ठीक, और ये सन जो कि किसी एक फोकस पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना,
तो आप बताओगे कि जो है where P is called the perihelion, where point P जो सन के सबसे पास वाला पॉइंट होगा उसे पेरिहिलियन, where point P is called पेरिहिलियन। ठीक है, तो ठीक है, तो पेरिहिलियन आपको याद रखना है। एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड एपहिलियन। एपहिलियन। ठीक है, तो ये हो गया जो है ठीक है ना, थोड़ा सा एपहिलियन। तो आपने यहां से देखा कि पॉइंट पी को आपने पेरिहिलियन और पॉइंट ए को आपने एपहिलियन का नाम दिया, मतलब वहां से एक ऐसा जो है परमानेंट नाम बनाया गया इनका कि जो सन के पास वाला पॉइंट होगा उसे हम लोग जो है पेरिहिलियन और जो सन से दूर वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग एपहिलियन का नाम देते हैं। अच्छा, अगर आपके मन में ये बात आती हो कि इलिप्स पहली बार बना कैसे, तो जैसे जो है पहली बार जो है अब आपको पहले ये जानना चाहिए कि पहली बार सर्कल कैसे बना होगा। तो सर्कल मतलब जब किसी स्ट्रिंग को लेकर के कहीं पर फिक्स करके और वहां एक हमने ऐसा चौक को मान लीजिए ऐसा फिक्स किया और लेकर जब ऐसे घुमाया तो एक क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है जब इसी स्ट्रिंग को किसी दो पॉइंट्स पर हमने ये यहां से यहां तक ऐसे जो है इस स्ट्रिंग को फिक्स किया और जब उसको दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पेन को रखा और ऐसा इसको टाइट किया और तब जब हमने इसको इस तरह से जो है खींचा तो हमें ये क्या मिल गया, क्या मिला, डायग्राम जो है क्या मिल गया, ये मिला हमें इलिप्स मिला। ठीक है, ये आपका ये S1 और ये S2 और ये कोई तो कितना ये पॉइंट P। ठीक है, आपने देखा ना इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाया गया तो ये क्या बन गया, इलिप्स बन गया। आपने जो है 6, 7, 8 में कहीं तो भी मैथ्स में ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन एक आध बार तो जरूर किया होगा। और ये जो है आपका जो मेन डायग्राम है, ये सन है, ये प्लैनेट है, ये इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा कि बिल्कुल जो क्लास आपने 9th में पढ़ा था थियरी, बिल्कुल वही थियरी कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit and sun is situated at one focus of the elliptical at any one focus of the elliptical orbit। किसी एक फोकस पे आपको सन को सिचुएट कीजिए, रख दीजिए, ऐसा कंसीडर कीजिए किसी एक फोकस पे है तो कोई जो सारे प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ जो है कैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल शेप में ऐसे घूम रहे हैं जो है। तो दिस इज केपलर फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। अगर हम लोग केपलर सेकेंड लॉ की बात करें, केपलर सेकेंड लॉ जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अभी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है? अब अगर हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट की बातें करें तो यहां से अगर मैं ये इस तरह से मिला देता हूं ठीक है, तो जो मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है मतलब कि यहां से आप देख सकते हैं, हालांकि ये आपको याद रखना होगा। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लैनेट है
इमेजिन कीजिए कि ये कुछ तो भी यहाँ था, यहाँ की बजाय कहीं और भी ले सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये प्लैनेट यहाँ था पॉइंट ए पर, तो यहाँ से वो, हाँ ये आप देख रहे हैं, तो ये पॉइंट ए और इधर आपने कुछ तो भी ऐसा ए डैश ले लिया, और आपने दूसरा जो पॉइंट कंसीडर किया वो कैसा, कुछ तो भी ये यहां से ऐसा इमेजिन किया कि ये जब प्लैनेट, वही प्लैनेट जब यहां आ गया और वही प्लैनेट जब यहां पहुंचा, ठीक है। तो जो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये यहां से कुछ तो भी B, और ये जो पॉइंट है ये B डैश। तो आपने कहा कि एरिया ऑफ, अगर ये S1 है, एरिया ऑफ S1 A डैश इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, S1B B डैश, S1B B डैश sweeps out equal area, sweeps out equal area in equal interval of time। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि इस एरिया को स्वैप करने में डेल्टा T1 टाइम लगा और इस एरिया को स्वैप करने में डेल्टा T2 टाइम लगा, तो ये दोनों एरियाज तब इक्वल होंगे व्हेन क्या, डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। मीन्स अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, ऑल प्लैनेट sweeps इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों जो ट्राइंगल एरिया है सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगुलर एरिया तभी सेम हो सकते हैं, ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल्स की जो एरियाज है वो सेम तभी हो सकता है जब उनके उस ट्राइंगल को बनाने में, मतलब उस ट्राइंगल को स्वैप करने में जो टाइम लगा वो अगर टाइम इंटरवल्स क्या हो, सेम हो। अगर ये टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो एरिया भी क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो आपने यहां से लिखा केपलर सेकेंड लॉ कि ऑल प्लैनेट्स sweeps equal area in equal interval of time, all planet sweeps equal area in equal intervals of time, ठीक है। तो आपने देख लिया जो है कि केपलर सेकेंड लॉ, ठीक है। आप इसे नोट करें, बहुत अच्छा लॉ है और बहुत अच्छे से इसको समझने के लायक भी है। अच्छा, तो अब जरा सा इसको हम लोग जो है और अच्छे तरीके से देखते हैं और इसे जरा सा हम लोग प्रूव करते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ एरिया और क्या क्या बताता है। तो आइए जो है जरा सा आगे बढ़ते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ये किसी वेलोसिटी से ये गया और ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस पे है, एक्चुअली वैसा नहीं होता। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये ए एंड ए आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये वेलोसिटी वी है तो यहाँ से यहाँ का जो जाने का टाइम है वो टाइम कितना है, मतलब कि मतलब आप यहाँ से देखें कि ए डैश जो डिस्टेंस है, जो लीनियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो इसकी स्पीड है, हमने कहा कि वो स्पीड v इंटू टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा t। ऐसा मान लिया क्योंकि डेल्टा t1 इज इक्वल टू डेल्टा t2 इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, डेल्टा t। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। ओके, यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर आप कहें कि ये एरिया जो है, जो डेल्टा A1, अच्छा एक बात यहाँ से, डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू, हमने ये तो होता है इज इक्वल्स टू, हमने ऐसा डेल्टा A ले लिया, ठीक है। अब ये लोग बहुत ही छोटी एरिया है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि A एंड A डैश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल एरिया, बहुत ही पास, वेरी 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 क्लोज, बहुत ही पास है। तभी तो ये V जो है सेम रहता है, हम V को चेंज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये जैसे जैसे जो है
डिस्टेंस पोजीशन चेंज करता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली जाती है। आप आगे भी देखेंगे कैसे ये वेलोसिटी चेंज होती है। तो जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं जो है वो ये है कि अब अगर मैं इस लॉ ऑफ एरिया को देखना चाहूँ तो लॉ ऑफ एरिया क्या बताता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है तो ये कैसा वेक्टर में कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। तो ये अपना एक एरिया वेक्टर बताएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस कितनी है ए डैश ए डैश इंटू हाइट कितनी है, जो भी आप इसको जो है कोई सा भी एक ऐसा वेक्टर समझ लें, पोजीशन वेक्टर आर, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए आपने एक जो है पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लिया इंटू। तो अब यहां से ये बताएगा कि 1/2 इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, क्रॉस वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी क्रॉस वेक्टर आर। अच्छा, तो आपने यहां से एक चीज समझ लिया कि ये जो है मतलब जो कैपलर सेकंड लॉ होता है वो आपको कुछ और भी मैसेज देता है, उसके डेरिवेशन आपके और भी काम के होते हैं, जो कि कंपटीशन में भी आता है, IIT JEE नीट वगैरह सब जगह आता है, इसे आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने पाया इसे डेल्टा वेक्टर डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1/2 क्या हो गया V क्रॉस ये आपका R और ये जो है डेल्टा टी, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब आप अगर देखें तो ये जो है इसका मास भी होगा, कुछ मास ऑफ जो है प्लैनेट होगा, मास ऑफ प्लैनेट होगा। तो अगर मैं क्या कर दूं 1/2 m इंटू वी कर देता हूं क्रॉस R, तो जो ये यहां से मैंने ले लिया जो है, ये मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने वाली बात है कि ये जो है कैसे होगा R क्रॉस ए डैश, और ये भी कैसे R क्रॉस, अब वही उसकी वैल्यू जो है इधर चेंज हो गई, R क्रॉस V इंटू डेल्टा टी। अब मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ क्यों ऐसा ही क्यों होगा। तो ये यहां से जो है क्या आएगा कि ये जो है R क्रॉस, यहां भी आपको वही करना पड़ेगा, R क्रॉस V। अब यहां पर आपको ये R क्रॉस M इंटू वी अपान M इंटू क्या हो जाएगा T, ठीक है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखो तो 1/2 हो गया ये R क्रॉस ये P अपान M और इधर डेल्टा A अपान डेल्टा टी, मैंने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया डेल्टा A इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 R क्रॉस P। अब आपने रोटेशन में इतना तो देख लिया कि R क्रॉस P, देखिए P किधर होगा, जिधर इस V की डायरेक्शन होगी, मतलब P की डायरेक्शन यही। एक मिनट के लिए आप देखें, यहां पर P है और ये आपका R है, तो R क्रॉस P जो ये एंगल हो गया R क्रॉस P इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम L, तो ये हो गया L बाई M, ठीक है। ये आपका लॉ आ गया, मतलब डेल्टा A अपान डेल्टा T इक्वल्स टू वेक्टर L अपान 2M इज योर लॉ, फाइनल लॉ, ठीक है। ये आपका लॉ, नोट कीजिए इसको बहुत ही अच्छा। हो
गया, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, तो जरा सा एक बार हम लोग ये बात कर लें कि क्यों मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि मैंने इसको दोबारा चेंज किया। तो उसकी वजह यह है कि जो r क्रॉस p आएगा वो किधर आएगा, एंगुलर मोमेंटम l की डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, इसीलिए ये लोग इक्वल है, बट यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। अगर एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड होता और एरिया वेक्टर इनवर्ड होता तो यहाँ पर एक जो मैं लिख रहा था वो करेक्ट होता, मतलब एक माइनस साइन आता जो है, ठीक है। तो लेकिन ये वाला करेक्ट है, इसलिए जो है आपको r क्रॉस ए मतलब v क्रॉस इंटू डेल्टा टी ही लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से एक बात ये अच्छे से क्लियर कर लिया कि आपका जो है क्या हो गया, कैपलर सेकेंड लॉ हो गया। अब बात करेंगे हम लोग जो है कैपलर्स थर्ड लॉ पे, कैपलर थर्ड लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो है कैपलर थर्ड लॉ। अच्छा, एक चीज तो मैंने जो है बातों बातों में छूट गया कि जो ये डिस्टेंस होगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसे आप कहोगे सेमी मेजर एक्सिस 2a, और जो ये डिस्टेंस होगी है ना, सेमी माइनर एक्सिस b। सेमी माइनर एक्सिस मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सेमी मेजर एक्सिस मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आधी हाफ डिस्टेंस। अगर यहाँ पे आप ऐसा वो ले लेते हो तो O से A तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस मतलब A, और पूरी पूरी क्या है, तो ये जो है मेजर एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है एलिप्स में जो है सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अभी बात करते हैं जो है कैपलर्स थर्ड लॉ पे, कैपलर्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। अगर मैं कैपलर थर्ड लॉ की बात करूं तो वेरी इंटरेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ, according to Kepler third law, t square is proportional to r cube, or t square is equals to k r cube, where k is proportionality constant। और इसका डेरिवेशन बाकी रहेगा, आगे हम जो है इसके डेरिवेशन को जरूर करेंगे, क्योंकि अभी आप इसके डेरिवेशन को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे चल करके हम लोग इसे जरूर सीखेंगे। तो आप नोट करें इसको, बहुत ही अच्छा लॉ है कैपलर थर्ड लॉ। कैपलर थर्ड लॉ के हिसाब से आपने इसे देख लिया। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ओके, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट, ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट, ठीक है ना। ये सेमी मेजर एक्सिस, हालांकि मैंने यहाँ आर लिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये a होगा, लेकिन अब यहाँ पे a और b का दोनों का केस नहीं, इसलिए जनरल वे में r दिया जाता है, और ये होता क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। द क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, t स्क्वायर इज इक्वल टू kr क्यूब। यहाँ से आपका ये कैपलर के तीनों लॉज हो गए जो है, ओके। तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट करें और जो है इसे समझें, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।